हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में जो हीट चेंज के अंतर्गत जो भी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में, और इस एक या दो क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट वीडियोस में क्या पढ़ा था। तो आप नीचे जाके वीडियो में देख सकते हैं स्क्रॉल करके कि हमने पिछली बार वीडियो में पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, फिर हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइसिस, सभी रिएक्शन के बारे में हम बारी बारी बात करेंगे। इन सबको बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूं कि जब हमने ये पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते, तो हमने कुछ जैसे कि पहला हीट चेंज, तो हमने देखा था कि हीट चेंज किस तरीके से टेक प्लेस करता है। हमने ये भी कहा था हीट चेंज को हम हीट को जो है डेल्टा से बताते हैं, ये मैंने आपको बताया था। कुछ बच्चों को डेल्टा समझ में नहीं आया था, दरअसल डेल्टा एक साइन का नाम है। ये ट्रायंगल जैसा साइन बना है, डेल्टा उसका नाम है। जैसे ओमेगा है, ओके, फाई है, म्यू है, ये सभी नाम होते हैं। जैसे थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी तरीके से एक डेल्टा जो है एक नाम है, सिग्मा, इस तरीके से। तो ये डेल्टा है जो कि हीट को इंडिकेट करता है। अब यहां पर क्या है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हीट से हमें यह पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन में इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए चेंजेस हो रहे हैं, ये बताने के लिए हम उसमें इंडिकेट कर सकते हैं। अब चूंकि क्या होता है, टू इंडिकेट द हीट चेंज इन इक्वेशन, एक हीट जो चेंज हो रही है इक्वेशन में उसको इंडिकेट करने से पहले हमें क्या है, हमें यह पता होना चाहिए कि जो हीट चेंज हो रही है। अब हीट चेंज कैसे हो रही है मैं आपको बताऊं। जैसे किसी रिएक्शन में हीट निकल रही है, ओके, और किसी रिएक्शन में हीट जा रही है, ओके, तो क्या हो रहा है, एक में एब्जॉर्ब की जा रही है और एक रिएक्शन में हीट को छोड़ा जा रहा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें हीट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, हीट के जो फॉर्म है उसमें चेंज हो रहा है। तो बस यही हमें समझना है कि इसी में हमें यही पढ़ना है कि किसमें हीट रिलीज हो रही है और किसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। चलिए, तो इसके अंतर्गत जो हीट चेंज हो रहा है इक्वेशन में, इक्वेशन तो आप जानते हो केमिकल रिएक्शन को हम समीकरण में लिखते हैं जिसे हम इक्वेशन कहते हैं, ये लिखी हुई है आपके पास। अब यहां पर क्या है, जो इसके हिसाब से जो हीट चेंज की, सिर्फ याद रखिएगा हीट चेंज की, यानी कि जो हीट में चेंज हो रहा है उसकी जो रिएक्शंस होती है वो दो प्रकार की होती है। मतलब हीट चेंज, कोई किसी भी रिएक्शन में हीट चेंज हो रही है, या फिर तो हीट रिलीज हो रही है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी रिएक्शन में, ओके। जैसे मैं आपको बताऊं, कार्बन है, कार्बन फॉर एग्जांपल कोयला ले लीजिए। आपने सभी ने अपने घर में कोयला देखा होगा। अब कोयले को अगर हम जलाते हैं और जलाएंगे किसकी प्रेजेंस में, तो आपको भी सभी को पता है ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट घर पे देखना हो कि सर हम ये कैसे मानेंगे कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर बर्निंग एनी सब्सटेंस, तो हम एक चीज देख सकते हैं घर पे, हम एक मोमबत्ती लेंगे और उस मोमबत्ती को जला देंगे। जलाने के बाद उसको एक दूसरी मोमबत्ती लेंगे, उसको जलाने के बाद उसके ऊपर एक को खुला मोमबत्ती को छोड़ देंगे, दूसरे के ऊपर कांच का ग्लास को कवर कर देंगे और देखेंगे कांच का ग्लास से जो हमने मोमबत्ती कवर कर दी है कुछ समय बाद वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा और जिससे वो बर्निंग नहीं कर पाएगी। तो ऑक्सीजन बहुत एसेंशियल है। तो यहाँ पर क्या है, आप कोयला ले लीजिए, घरों में कोयला सबके होता है। कोयले को आप क्या करिए, जैसे ही आप कोयले को बर्न करते हैं तो उसमें एक लॉट ऑफ अमाउंट हीट रिलीज होती है। आपने देखा होगा, आप ठंड में आग वगैरह सेकते हो तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो हीट क्या हो रही है, डिसॉल्व, इसमें इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो वही हमें पढ़ना है कि तो दो प्रकार की रिएक्शन होती है जिसके बेसिस पर हीट जो चेंज होती है। कौन सी, तो पहला एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व भी कह सकते हो, यहां पर हम इसको रिलीज भी कह सकते हैं कि हीट इज रिलीज।
ओके छोड़ी जा रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। अब आपको थर्मिक मतलब तो समझ में आ रहा होगा, थर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है हीट, ओके। और एक्सो का मतलब एग्जिस्ट, बाहर निकालना, ओके। इंडो मतलब इन, मतलब अंदर, और थर्मिक मींस हीट, हीट का अंदर आना, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करना। तो बड़ा सिंपल है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं इतना ज्यादा जोर देके क्योंकि ये आता है एग्जाम में। आप जब एग्जाम देने जाते हो दोनों में से एक डेफिनेशन 99% पूछी जाती है। तो चलिए, एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो हीट इज इवॉल्व या रिलीज इन दिस रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में हीट क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। जैसे बिकॉज ऑफ कार्बन बर्न इन O2, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में बर्न करता है। एग्जाम्पल में कार्बन सॉलिड फॉर्म में। अब कार्बन में क्या होता है, बहुत सारा कार्बन आता है, ग्राफिट भी आपका कार्बन है, ओके, प्योर डायमंड भी आपका कार्बन है, कोयला भी आपका कार्बन है। तो अपन ने कोयला ले लिया क्योंकि डायमंड अपने कन्वीनियंट नहीं है और ग्राफिट भी अपने कन्वीनियंट ज्यादा नहीं है। सबसे कन्वीनियंट, सबसे आसानी से हमें क्या उपलब्ध हो जाता है, तो वो कोयला। तो हम कोयले को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, कोयला ये सॉलिड फॉर्म में मैंने स्टेट लिख दिया है, और ऑक्सीजन आपकी गैसेस रूप में जो कि एयर में प्रेजेंट है। तो जैसे ही कोयले को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी जो कि धुएं के रूप में हमको मिलती है, तो गैसियस फॉर्म में है, और हीट निकलेगी। तो ये हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो डेट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखिए, जहां पर हीट रिलीज हो रही है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लास्ट ईयर के, मुझे प्रॉपर ईयर याद नहीं है, लेकिन एक ईयर में ये क्वेश्चन आया था कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है कि रेस्पिरेशन जो है, तो सबसे पहले रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग, आपको पता है, फूड यानी कि भोजन खाते हैं। कई सारे बच्चे क्या है, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में बच्चे क्या है, कई बार डिफरेंस नहीं बता पाते। डिफरेंस कैसा, मैं आपको बताऊं। आप रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर है, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस को लेना व छोड़ना, डेट इज अ फिजिकल प्रोसेस। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो कौन सी प्रोसेस है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसे सुनिए, आपने क्या किया, भोजन को खाया, यानी कि इंजेक्शन किया, मुंह में भोजन रखा और हमने चबाया। चबाने से वो क्या हो गया, हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हुई हमारी फूड पाइप से, एसोफेगस जिसे कहते हैं, और वो कहां पहुंच गया बच्चों, हमारे स्टमक। स्टमक में विभिन्न डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, इन सभी ने मिलकर उसको क्या किया, इमल्सिफाइड कर दिया, उसको डाइजेस्ट कर दिया और एक सिंपल सब्सटेंस बना दिया जो कि हम क्या जानते हैं, जिसे ग्लूकोज के रूप में जानते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, ओके। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ये आपकी ऑक्सीजन, ओके। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, हमने सांस ली, ओके, तो ग्लूकोज वो क्या होगा, पहले हमारी बॉडी में जाएगा, फिर एब्जॉर्ब होगा यानी कि सोखा जाएगा, सोखने के बाद वो बॉडी की सेल्स तक जाएगा, जो सेल्स होती हैं छोटी छोटी, उन तक जाएगा और सेल में स्टोर हो जाएगा। अब हमें एनर्जी की आवश्यकता है, क्यों, कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और हम लोग बचपन से जानते हैं कि एनर्जी हमें किससे मिलती है, फूड से मिलती है। तो हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो हमने क्या किया, खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज होकर सेल में गया। अब हमें क्या होगा, हमने इसके साथ ही साथ सांस भी ली, हमने रेस्पिरेशन किया, अब सांस गई हमारे अंदर, सांस किस में जाएगी, ब्लड में घुलेगी, वो ब्लड में घुलने के बाद कहां जाएगी, सेल में, ओके। कहां जाएगी, डायरेक्ट नहीं घुलती ब्लड में, पहले नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया के बाद आपके ब्रोंचस में, ब्रोंचस के बाद आपके फेफड़ों में, फेफड़ों के बाद एलिविलोइज में, एलिविलोइज के बाद, ये मैं आपको बायो में समझाऊंगा, एलिविलोइज के बाद आपकी ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से आपकी ब्लड, ओके। तो ये मैं पूरी प्रोसेस आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, बायोलॉजी में। अभी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसी को पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में यहां पर क्या होगा कि जैसे ही हमने सांस ली तो जो एयर है यानी कि ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगी। ऑक्सीजन किसको बर्न करेगी, किसको बर्न करेगी, जो ग्लूकोज है उसको,
और उसको बर्न करने के बाद क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगा, एनर्जी। तो वही रिएक्शन है यहाँ पे कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलके बर्न हो जाएगा, इसको बर्न कर देगा ग्लूकोज को, हमको क्या मिल जाएगा, CO2, जो कि हम छोड़ते हैं। तो आज एक और क्लियर हो गया कि सर हमारी बॉडी, हम लेते तो ऑक्सीजन है लेकिन हमारी बॉडी के अंदर से CO2 कैसे निकल आता है। तो आज हमें पता चल गया कि बॉडी के अंदर से CO2 बच्चों कैसे निकलता है। हमने सांस ली, उसने क्या किया, उसको बर्न किया। किसको बर्न किया, ग्लूकोज को, और उसने क्या बना दिया, ग्लूकोज को बर्न करने के बाद हमारे पास हमको मिल गया क्या, CO2, जो कि बाहर निकल जाएगी। और आपका वाटर है जो कि बॉडी में ही रहेगा और बाद में वो निकल जाएगा थ्रू यूरिन वगैरह, और एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी। वो एनर्जी ATP या ADP जो मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी में, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इकट्ठा हो जाएगी और बाद में हमारे काम करने के यूज में आएगा, जैसे कि रनिंग, टीचिंग, स्टडी, ओके, स्पीकिंग, राइटिंग, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, उनमें सभी में काम आएगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह सभी में एनर्जी काम आनी है। ओके, तो अब यहां पर मैं आपको ये तो समझाना हो गया था, मैं आपको एक बारी क्वेश्चन के तरीके समझा देता हूं कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सीधी बात है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि जब ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज बर्न होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ओके, और साथ ही साथ में रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और हमारी बॉडी में जो और क्या बनाता है, CO2, वाटर एंड एनर्जी। वही मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के ग्लूकोज के साथ कंबाइन करता है, यानी कि रिएक्शन करता है, बर्न करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी, वाटर एंड CO2। तो ये उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो बड़ा सिंपल है ये, इसका तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना। कोई पूछे व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो सीधा सा आप क्या कहोगे, रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड। सिंपल। ओके, और यहां पर हम इस रिएक्शन को भी रटने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बैलेंस कर दिया इसलिए 6 लगा दिया। ओके, आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। ओके, अब हम देखेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इंडो मींस एब्जॉर्ब। देखिए बड़ा सिंपल है, इंडो मींस एब्जॉर्ब एंड एक्सो मींस बाहर। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट क्या हो रही है बच्चों, एब्जॉर्ब की जा रही है, उन रिएक्शंस को हो रही है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, हीट केमिकल रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब की जाती है, यानी कि वो रिएक्शन होती तो हीट के प्रेजेंस में है लेकिन हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सभी इंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, उसमें आपको पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, फोटोलाइसिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस या सिंपलर एलिमेंट्स में चेंज हो जाता है। मींस मैं अभी आपको बताऊं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जैसे ही हमने गर्म किया तो ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो सिंपल सब्सटेंस से मिलकर ये बन गया। मींस जब हम COO और प्लस CO2 को मिला देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये। लेकिन इससे जब हमने इसको हीट कर दिया तो हमको ये दो सिंपलर सब्सटेंस मिल गए, यानी कि एक रिएक्टेंट से दो सिंपलर सब्सटेंस मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, एक और इसका दूसरा एग्जांपल, जितनी भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, एक ही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, सॉरी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि उसमें भी हीट को क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। साथ ही साथ भी जो रिएक्शन होती है, अच्छा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हीट को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, सनलाइट क्या होता है उसमें हीट होती है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है।
और यहाँ पे जो रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, तब वो जाके क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे 3000 डिग्री सेल्सियस हीट को लिख रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन। ओके गाइस, तो आपको अगर इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नीचे सब्सक्राइबर में जाकर और आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर जल्दी आपको एक नई वीडियो दूंगा बना के, और साथ ही साथ में आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, और तथा इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद हो सके।